संभोग से समाधि की ओर सातवां प्रवर्जन। युवक और यौन। एक कहानी से मैं अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। एक बहुत अद्भुत व्यक्ति हुआ है। उस व्यक्ति का नाम है नसरुद्दीन। एक मुसलमान फ़कीर था। एक दिन सांझ अपने घर से बाहर निकला था किन्हीं मित्रों से मिलने के लिए। द्वार पर ही बचपन का बिछड़ा हुआ एक साथी घोड़े पर से उतरा। 20 वर्षों बाद उसे मिलना था। गले वे दोनों मिल गए। लेकिन नसरुद्दीन ने कहा कि तुम ठहरो घड़ी भर, मैं किन्हीं को वचन दिया हूँ, उनसे मिलकर अभी लौट आता हूँ। दुर्भाग्य की वर्षों के बाद तुम मिले हो, मुझे घर से जाना पड़ेगा, लेकिन मैं जल्दी से लौट आऊँगा। उस मित्र ने कहा, तुम्हें छोड़ने का मेरा मन नहीं, वर्षों बाद मिले हैं, उचित होगा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ। रास्ते में तुमसे बात भी कर लूँगा, लेकिन मेरे कपड़े सब धूल से भरे हैं। अच्छा होगा अगर तुम्हारे पास दूसरे कपड़े हो तो मुझे दे दो। फ़कीर ने एक कपड़े की जोड़ी बादशाह ने उसे भेंट की थी। सुंदर कोट था, पगड़ी थी, जूते थे। वह अपने मित्र के लिए निकाल लाया। उसने उसे कभी कहना नहीं चाहा था, सोचा न था कभी ज़रूरत पड़ेगी तो पहनूंगा। फिर फ़कीर था, वे कपड़े बादशाही थे। हिम्मत भी उसकी पहनने की पड़ी न थी। मित्र ने जल्दी से कपड़े पहन लिए। जब मित्र कपड़े पहन रहा था तब नसरुद्दीन को लगा कि यह तो भूल हो गई। इतने सुंदर कपड़े पहनकर वह मित्र तो एक सम्राट मालूम पड़ रहा है। नसरुद्दीन उसके सामने एक फ़कीर, एक भिखारी मालूम पड़ने लगा। रास्ते पर लोग बिल्कुल मित्र की तरह ही देखेंगे जिसके कपड़े अच्छे थे। लोग तो सिर्फ कपड़ों की तरह ही देखते हैं, तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता। जिनके घर में जाऊंगा वे भी मित्र को ही देखेंगे, क्योंकि हमारी आंखें इतनी अंधी हैं कि सिवाय कपड़ों की और कुछ भी नहीं देखती। उसके मन में बहुत पीड़ा होने लगी कि कपड़े पहना कर मैंने भूल कर ली। लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि मेरा प्यारा मित्र है, वर्षों के बाद मिला है, क्या अपने कपड़े भी मैंने उसको नहीं दे सकता हूँ? इतना नीच, इतना क्षुद्र मेरी प्रवृत्ति क्या है? क्या रखा है कपड़ों में? समझता हुआ वह अपने को चला, लेकिन रास्ते पर सारी नज़रें उसके मित्र के कपड़ों पर अटक गई। रास्ते पर उसने भी देखा, गौर से देखने लगा। वह मित्र बड़ा सुंदर मालूम पड़ा था। जब भी कोई उससे मित्र को देखता उसके मन में चोट लगती कि कपड़े मेरे हैं। देखा मित्र जा रहा है, फिर अपने को समझाता कि कपड़े क्या किसी के होते हैं? मैं तो शरीर को तक अपना नहीं मानता, तो कपड़ों को क्या मानना? इसमें क्या हर्जा हो गया? समझाता बुझाता अपने को उस घर पहुंचा। भीतर जाकर जैसे ही अंदर गया, परिवार के लोगों की नज़रें उस मित्र के कपड़ों पर अटक गई। फिर उसे चोट लगी, ईर्ष्या मालूम हुई। मेरे ही कपड़े हैं और मैं ही अपने कपड़ों के कारण दिनहीन हो गया हूँ, बड़ी भूल हो गई। फिर अपने को समझाया, फिर अपने को मन को दबाया, फिर मित्र का परिचय दिया। घर के लोग पूछने लगे, कौन है ये? कहाँ मेरे मित्र हैं, बहुत बचपन के अद्भुत व्यक्ति हैं, जमाल नाम है इनका। रह गए कपड़े, सो कपड़े मेरे हैं। घर के लोग बहुत हैरान हुए, मित्र भी हैरान हुआ, नसरुद्दीन भी कहकर हैरान हुआ। सोचा भी नहीं था कि शब्द मुंह से निकल जाएंगे, लेकिन जो दबाया था वह निकल जाता है। जो दबाओ वो निकलता है, जो सप्रेस करो वह प्रकट हो जाता है। इसलिए भूल कर गलत चीज़ मत दबाना, अन्यथा जीवन सारी गलत चीज़ की अभिव्यक्ति बन जाता है। घबरा गया बहुत, सोचा भी नहीं था कि निकल जाएगा। मित्र भी बहुत हतप्रभ हो गया। करके लोग भी सोचने लगे, यह क्या बात कही? बाहर निकलकर मित्र ने कहा कि क्षमा करो, अब मैं तुम्हारे साथ दूसरे घर में नहीं जाऊंगा। ये तुमने क्या बात कही? नसरुद्दीन की आंखों में आंसू आ गए। क्षमा मांगने लगा, कहने लगा भूल हो गई, जबान पलट गई। जबान कभी भी नहीं पलटती है, ध्यान रखना। जो भीतर दबा हो वह कभी कभी जबान से निकल जाता है, जबान पलटती कभी भी नहीं। क्षमा कर दो, अब ऐसी भूल नहीं होगी। कपड़ों में क्या रखा है, लेकिन कैसे निकल गई यह बात? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कपड़े किसके हैं। सोचा यही था, आदमी वही नहीं कहा कहता है जो भीतर होता है।
कहता कुछ और है, सोचता कुछ और है। कहने लगा, मैंने तो सोचा भी नहीं, कपड़े का तो मुझे ख्याल भी नहीं आया। यह बात कैसे निकल गई और घर से चलने और इस घर तक आने में सिवाय कपड़े के उसके मन में और कुछ ख्याल नहीं था। आदमी बहुत बेईमान है जो उसके भीतर ख्याल आता है, कभी कहता भी नहीं बाहर कि ये ख्याल आते हैं, और जो बाहर बताता है वह बिल्कुल भीतर नहीं होता है। आदमी सरासर एक झूठ है। मित्र ने कहा, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन अब यह कपड़ों की बात है। नसरुद्दीन ने कहा, कपड़े तुम्हारे ही हो गए, तुमने पहने, अब मैं इन्हें लूँगा भी नहीं। कपड़ों में क्या रखा है? यह तो वह कह रहा था कि कपड़ों में क्या रखा है, लेकिन दिखाई पड़ रहा था कि कपड़ों में ही सब कुछ रखा है। ये कपड़े बहुत सुंदर थे, वह मित्र बहुत अद्भुत मालूम पड़ रहा था। लेकिन रास्ते पर नसरुद्दीन फिर अपने को समझाने लगा कि कपड़े दे ही दूंगा मित्र को, लेकिन जितना सोचता था उतना ही मन होता था एक बार भी पहने नहीं। एक बार भी आंखें इन कपड़ों पर लोगों की रुकी नहीं। कैसे दे दूंगा? लेकिन अपने को समझाया कि भूल हो गई, क्षमा में दे देना चाहिए। और अब कभी यह ख्याल भी नहीं लाऊंगा अपने मन में कि ये कपड़े मेरे हैं। दूसरे घर में पहुंचा, संभल कर, संयम से। संयमी आदमी हमेशा खतरनाक होता है, क्योंकि संयम का मतलब होता है कि उसने कुछ भीतर दबा रखा है। सच्चा आदमी संयमी नहीं होता। सच्चा आदमी सिर्फ सच्चा होता है, उसके भीतर कुछ भी दबा नहीं होता है। संयमी आदमी हमेशा झूठा होता है। जो वह ऊपर से दिखाई पड़ता है, उसके ठीक उल्टा उसके भीतर दबा होता है। उसी को दबाने की कोशिश में वह संयमी हो गया होता है। संयमी के भीतर हमेशा बारूद है, जिसमें कभी भी आग लग जाए तो बहुत खतरनाक है, और 24 घंटे दबाना पड़ता है। जो दबाया है उसे एक क्षण को भी फुर्सत दी, छुट्टी दी कि वह निकल कर बाहर आ जाएगा। इसलिए संयमी आदमी को हॉलीडे कभी भी नहीं होता। 24 घंटे जब तक जागता है, हाँ, नींद में बड़ी गड़बड़ हो जाती है, सपने में सब बदल जाता है। वह जिसको दबाया है वह नींद में प्रकट होने लगता है, क्योंकि नींद में संयम नहीं चलता। इसलिए संयमी आदमी नींद से डरते हैं। इसका पता है, संयमी आदमी कहते हैं कम सोना चाहिए। उसका और कोई उदाहरण नहीं है। नींद तो परमात्मा का अद्भुत आशीर्वाद है, लेकिन संयमी डरते हैं, क्योंकि जो दबाया है वह नींद में धक्के मारता है, सपने बनकर आता है। किसी तरह संयम साधना करके वह बेचारा नसरुद्दीन उस घर में घुसा, दबाए हुए है। वह मन में वे कपड़े ही कपड़े, कपड़े ही कपड़े कह रहा है कि मेरे नहीं है, अब तो मित्र के ही हैं। लेकिन यह कह रहा है कि मेरे नहीं है, मित्र के ही हैं। उतने ही वे कपड़े और वे भी मेरे मालूम पड़ रहे हैं। मन को जिस बात के लिए इनकार करो, मन उसी की तरफ दौड़ने लगता है। इनकार करो और मन दौड़ता है। इनकार बुलावा है। मन में न का मतलब हाँ होता है, मन में भीतर न का मतलब हाँ होता है। जिस बात को तुमने कहा नहीं, मन कहेगा हाँ यही मेरे कपड़े हैं। मन कहने लगा, कौन कहता है कपड़े मेरे नहीं हैं? और नसरुद्दीन के ऊपर की बुद्धि समझाने लगी कि नहीं, कपड़े तो मैंने दे दिए मित्र को। जब वे भीतर गए तब नसरुद्दीन कोई समझ भी नहीं सकता था कि भीतर कपड़ों में लड़ रहा है। घर में जिसके पास ले गए थे, पति मौजूद न था, सुंदर स्त्री मौजूद थी। उसकी आंखें एकदम कपड़ों पर अटक गई। मित्र के नसरुद्दीन को धक्का लगा। उस सुंदर स्त्री ने उसे भी कभी इतने प्रेम से नहीं देखा था। पूछने लगी, कौन है ये, कौन व्यक्ति है ये, कभी देखा नहीं। नसरुद्दीन ने कहा, मेरे मित्र हैं। हालांकि कह रहा था, मालूम पड़ रहा है कि मेरे शत्रु हैं। कह रहा था कि मेरे मित्र हैं, लेकिन लग रहा था कि मेरे शत्रु हैं। इस दुष्ट को कहाँ साथ ले आए? जो देखो वही इसको देख रहा है, और पुरुषों के देखने तक गनीमत थी, सुंदर स्त्रियां भी उसको देख रही है। तो बहुत मुसीबत हो गई। मेरे मित्र हैं, बचपन के साथी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। रह गए कपड़े, कपड़े उन्हीं के हैं, मेरे नहीं हैं। लेकिन कपड़े अगर उन्हीं के हैं तो कहने की क्या ज़रूरत है? कह गया, तब पता चला कि भूल हो गई। भूल का नियम है, भूल अतियों पर होती है, एक्सट्रीम पर होती है। एक्सट्रीम से बचो, दूसरी एक्सट्रीम पर हो जाती है। भूल का नियम है, घड़ी के पेंडुलम की तरह चलती है भूल। इस कोने से ठीक दूसरे कोने पर जाती है, बीच में नहीं रुकती भूल।
लो भोग से जाएगी तो एकदम त्याग पर चली जाएगी। एक बेवकूफ़ी छूटी दूसरी बेवकूफ़ी पर पहुंच जाएगी। ज़्यादा भोजन से बचेगी उपवास, और ज़्यादा भोजन से भी बदतर है, क्योंकि ज़्यादा भोजन भी आदमी एक दिन में 2 बार कर सकता है, लेकिन उपवास करने वाला आदमी दिन भर मन ही मन भोजन करना पड़ता है। 24 घंटे भोजन करना पड़ता है। एक भूल से आदमी का मन बचता है और दूसरी भूल कर मन जो है वह एक्सट्रीम में अतियों में डोलता है। एक भूल की थी कि कपड़े मेरे हैं, अब दूसरी भूल हो गई कि कपड़े उसी के हैं, लेकिन एम्फेटिकली इतने ज़ोर से कि कोई कहे कि कपड़े उसी के हैं तो साफ़ हो जाता है कि कपड़े उसके नहीं हैं। वह बड़े मज़े की बात है। ज़ोर से हमें वही बात कहनी पड़ी जो सच्ची नहीं होती। अगर तुम कहो कि मैं बहुत बहादुर आदमी हूँ तो समझ लेना कि तुम पक्के नंबर के एक कायर हो। अभी हिंदुस्तान पर चीन का हमला हुआ, सारे हिंदुस्तान में कवि पैदा हो गए, जैसे बरसात में मेंढक पैदा होते हैं, और वे सब कहने लगे कि हम सोए हुए शेर हैं, हमको मत छेड़ो। कभी सोए शेर ने कविता की है कि हमको मत छेड़ो? सुना है कभी है सोए शेर को छेड़ दो फिर वह कविता करेगा? फिर पता चल जाएगा कि छेड़ने का मतलब क्या होता है। लेकिन हमारा पूरा मुल्क कहने लगा हम सोए शेर हैं, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, और चीन लाखों मील ज़मीन दबा कर बैठ गया। सोए शेर सो गए, फिर से कविता वगैरह बंद करके। वह शेर वेर होने का ख्याल शेरों को पैदा नहीं होता, ये कायरों को पैदा होता है। शेर शेर होता है, चिल्ला विल्लाकर कहने की ज़रूरत नहीं होती। जितने ज़ोर से हम कहते हैं कि उससे उल्टा हमारे भीतर होता है। इसलिए ज़ोर से कुछ कहते वक्त ज़रा संभल कर कहना। अगर किसी से कहो कि मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ तो संदिग्ध है वह प्रेम। प्रेम कहीं बहुत किया जाता है, बस किया जाता है या नहीं किया जाता। लेकिन आदमी का मन पूरे वक्त नासमझियों के चक्कर में घूमता है। कह दिया नसरुद्दीन ने कि कपड़े कपड़े इन्हीं के हैं। वह स्त्री भी हैरान हुई, मित्र भी हैरान हुआ कि फिर वही बात। बाहर निकलकर उस मित्र ने कहा क्षमा करो, अब मैं लौट जाता हूँ, गलती हो गई तुम्हारे साथ आया। क्या तुम्हें कपड़े ही कपड़े दिखाई पड़ रहे हैं? नसरुद्दीन ने कहा मैं भी नहीं समझता, आज तक ज़िंदगी में कपड़े मुझे दिखाई नहीं पड़े, यह पहला ही मौका है। क्या हो गया मुझे? मेरे दिमाग में क्या गड़बड़ हो गई है? लेकिन पहली भूल हो गई थी, उससे उल्टी भूल हो गई। अब कपड़ों की बात भी नहीं करूँगा, बस एक मित्र के घर और मिलने चलना है, फिर हम वापस लौट चलेंगे। और एक मौका मुझे और दो, नहीं तो ज़िंदगी भर के लिए अपराध मन में रहेगा कि मैंने मित्र के साथ कैसा व्यवहार किया। मित्र साथ जाने को राज़ी हो गया। सोचा अब और क्या करेगा भूल, बात खत्म हो गई। 2 बातें हो सकती थी, दोनों हो गई। लेकिन भूल करने वाले बड़े इन्वेंटिव होते हैं, पता है, नई भूलें ईजाद कर लेते हैं जिनका आपको पता भी ना हो। तीसरे मित्र के घर गए। अब की बार तो नसरुद्दीन अपनी छाती को दबाए पकड़े बैठा है। ये कुछ भी हो जाए, लेकिन जितने ज़ोर से किसी चीज़ को दबाओ वह उतने ज़ोर से पैदा होनी शुरू हो जाती है। किसी चीज़ को दबाना उसे शक्ति देने का दूसरा नाम है। दबाओ और शक्ति मिलती है। उसे जितना ज़ोर से दबाते हो, ज़ोर से में जो ताकत आपकी लगती है वह उसी में चली जाती है। जिसको आप दबाते हो, जो ताकत मिल गई उसे, अब वह दबा रहा है और पूरे वक्त पा रहा है कि मैं कमज़ोर पड़ता जा रहा हूँ और वे कपड़े मजबूत होते जा रहे हैं। कपड़े जैसी चीज़ फिजूल इतनी मजबूत हो सकती है कि नसरुद्दीन जैसा ताकतवर आदमी हरा जा रहा है उसके सामने, जो किसी चीज़ से नहीं हारा था। आज साधारण से कपड़े उसे हराए डालते हैं। वह अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, लेकिन उसे पता नहीं कि पूरी ताकत हम लगाते उसके खिलाफ हैं, जिससे हम भयभीत हो जाते हैं। और जिससे हम भयभीत हो जाते हैं उससे हम हार जाते हैं, उससे हम कभी नहीं जीत सकते। आदमी ताकत से नहीं जीतता, अभय से जीतता है, फियरलेसनेस से जीतता है। ताकत से कोई आदमी नहीं जीतता। बड़े से बड़ा ताकतवर हार जाएगा अगर भीतर फियर है। हम दूसरे से भी नहीं हारते, अपने ही भय से हारते हैं। यह ध्यान रहे, कम से कम मानसिक जगत में तो यह पक्का है कि दूसरा हमें कभी नहीं हराता, हमारा भय ही हमें हराता है। वह जितना भयभीत हो रहा है उतनी ताकत लगा रहा है,
वह जितनी ताकत लगा रहा है उतना भयभीत हुआ जा रहा है, क्योंकि कपड़े छूटते नहीं, पीछे वे चक्कर काट रहे हैं। तीसरे मकान के भीतर घुसा है। वह आदमी होश में नहीं है, वह बेहोश है। उसे न दीवारें दिख रही है, न घर के लोग दिखाई पड़ रहे हैं। उसे वह कोट पगड़ी वही दिखाई पड़ रहा है। मित्र भी खो गया है, बस कपड़े हैं और वह है, और वह लड़ रहा है। ऊपर से किसी को पता नहीं, जिस घर में गया फिर आंखें टिक गई वहीं उसके मित्र के कपड़ों पर। पूछा, कौन है ये? वह बुखार में है। अब वह नसरुद्दीन होश में नहीं है, अब वह फीवर में है। दमन करने वाले लोग हमेशा बुखार में जीते हैं, कभी शांत नहीं होते। सप्रेशन जो है वह मेंटल फियर है, वह मानसिक बुखार है। दबा लिया है, अब बुखार पकड़ा हुआ है, हाथ पैर कांप रहे हैं। वह अपने हाथ पैर रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जितना रोकने की कोशिश करता है उतना उसका मुश्किल में पड़ रहा है। उसे याद करना है, कहाँ मेरे मित्र हैं, नाम है फला फला। रह गए कपड़े, तो कपड़े की बात ही नहीं करनी है, किसी के भी हो कपड़े की बात ही नहीं उठानी है। ये छोटी सी कहानी क्यों मैंने कही? सेक्स की बात नहीं उठानी है, और उसकी ही बात 24 घंटे उठती है। नहीं किसी से बात करनी है, लेकिन अपने से ही बात करनी है। मत करो दूसरों से, तो खुद से ही करनी पड़ेगी बात। और दूसरे से बात करने में राहत भी मिल सकती है, खुद से बात करने में कोई रास्ता ही नहीं। कोल्हू के बेल की तरह भीतर ही भीतर घूमते रहो। सेक्स की बात नहीं करनी है, टैबू है, उसकी बात नहीं करनी है, उसकी बात ही नहीं उठानी है। माँ अपने बेटे के सामने नहीं उठाती, बेटा अपने बाप के सामने नहीं उठाता, मित्र मित्र के सामने नहीं उठाते। उठाना ही नहीं है बात। जो उठाते हैं वे अशिष्ट हैं, और 24 घंटे वही बात चलती है, सबके मन में वही चलता है। यह सेक्स इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि बात न उठाने में हमारा महत्वपूर्ण हो गया है। यह सेक्स बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं जितना कि हम समझ रहे हैं इसे। लेकिन किसी भी व्यर्थ की बात को उठाना बंद कर दो, वह सबसे महत्वपूर्ण ज़्यादा हो जाएगी। इस दरवाजे पर तख्ती लगा दो कि यहाँ झांकना मना है, उन्हें झांकना सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा। फिर चाहे आपकी यूनिवर्सिटी में भी हो, आइंस्टीन आकर गणित पर भाषण दे रहा हो, बेकार है वह। यह तख्ती महत्वपूर्ण है, यहाँ झांकने की ज़रूरत हो जाएगी। हर विद्यार्थी ये चक्कर लगाने लगेगा, लड़के ज़रा ज़ोर से लगाएंगे, लड़कियाँ ज़रा धीरे। बस बाकी कोई बुनियादी फ़र्क नहीं है। आदमी आदमी में, उसके मन में भी होगा कि क्या है इस तख्ती के भीतर। यह तख्ती एकदम अर्थ ले लेगी। हाँ, कुछ भी हो, अच्छे लड़के लड़कियां नहीं, वे आकर सीधा देख कर झाँकने लगेंगे। वे बदनामी उठाएंगे कि ये अच्छे लोग नहीं हैं। तख्ती जहाँ लगी थी कि नहीं झाँकना है, ये वही झाँक रहे हैं जो भद्र हैं, सज्जन हैं, अच्छे घर के हैं। इस तरह के वहम जिनके दिमाग में है, वे इधर से तिरछी आंखें किए हुए निकल जाएंगे। आंखें तिरछी रहेगी, दिखाई तकती ही पड़ेगी महाशय। और तिरछी आंखों से जो दिखाई पड़ती है वह बहुत खतरनाक होती है। दिखाई भी नहीं पड़ती और दिखाई भी पड़ती है। देख भी नहीं पाते, मन में भाव भी वही रह जाता है, देखना था। फिर वे जो पीड़ित जन यहाँ से तिरछे तिरछे निकल जाएंगे, इसका बदला लेंगे किससे? जो झांक रहे थे उनसे। गालियाँ देंगे उनको कि बुरे लोग हैं, अशिष्ट हैं, सज्जन नहीं है, असाधु हैं। ये किससे बदला ले रहे हैं? इस तरह मन को सांत्वना, कंसोलेशन जुटा रहे हैं कि हम अच्छे आदमी हैं, इसलिए हमने जाग कर नहीं देखा। लेकिन जाग कर देखना तो ज़रूरी था, पर मन में चला जाएगा। सांझ होते होते, अंधेरा गिरते गिरते वे आएंगे, क्लास में बैठकर पढ़ेंगे, तब भी तख्ती दिखाई पड़ेगी, किताब नहीं। लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते समय और तख्ती बीच बीच में आ जाएगी। सांझ तक वे आ जाएंगे, आना पड़ेगा। आदमी के मन के नियम हैं, इन नियमों को उल्टा नहीं हो सकता। हाँ, कुछ बहुत ही कमज़ोर होंगे, वे शायद नहीं आ पाएंगे, तो रात सपनों में उनको आना पड़ेगा। मन के नियम अपवाद नहीं मानते, वहाँ एक्सेप्शन नहीं होता। जगत के किसी नियम में कोई अपवाद नहीं होता। जगत के नियम अत्यंत वैज्ञानिक हैं, मन के नियम भी उतने ही वैज्ञानिक है। ये जो सेक्स इतना महत्वपूर्ण हो गया है, ये वर्जना के कारण, वर्जना की तख्ती लगी है, उस वर्जना के कारण इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि सारे मन को घेर लिया है। सारा मन सेक्स के इर्द गिर्द घूमने लगा है। वह फ्रॉइड ठीक कहता है, मनुष्य का मन सेक्स के आसपास ही घूमता है।
लेकिन वह यह गलत कहता है कि सेक्स बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए घूमता है नहीं। नहीं घूमने का कारण है वर्जना, इनकार, विरोध, निषेध। घूमने का कारण है हजारों साल की परंपरा, सेक्स को टेबू, वर्जित, निंदित, घृणित सिद्ध करने वाली परंपरा। सेक्स को इतना महत्वपूर्ण बनाने वालों में साधु संतों, महात्माओं का हाथ है। उन्होंने तख्तियाँ लटकाई है वर्जना की। यह बड़ा मालूम पड़ेगा, लेकिन यह बड़ा उल्टा मालूम पड़ेगा, लेकिन यही सत्य है और कहना ज़रूरी है। मनुष्य जाति को सेक्सुअलिटी की कामुकता की तरह ले जाने का काम महात्माओं ने ही किया है। जितने ज़ोर से वर्जना लगाई है उन्होंने, आदमी उतने ज़ोर से आतुर होकर भागने लगा है। इधर वर्जना लगा दी, उसका परिणाम यह हुआ कि सेक्स रग रग में फूट कर निकल पड़ा है। कविता थोड़ा खोजबीन करो, ऊपर की राख हटाओ, भीतर सेक्स मिलेगा। उपन्यास, कहानी, महान से महान साहित्यकार की जरा राख झाड़ो, भीतर सेक्स मिलेगा। चित्र देखो, मूर्ति देखो, सिनेमा देखो। साधु संत तक इस सिनेमा के बहुत खिलाफ है। उन्हें पता ही नहीं कि सिनेमा नहीं था तो आदमी यही करता था। कालिदास के ग्रंथ पढ़ो, कोई फिल्म इतनी अश्लील नहीं बन सकती जितने कालिदास के वचन हैं। उठकर देखो पुराना साहित्य, पुरानी मूर्तियाँ देखो, पुराने मंदिर देखो। जो फिल्म में है वह पत्थरों में खुदा मिलेगा, लेकिन आँख नहीं खुलती हमारी, कंधे की तरफ पीटे चले जाते हैं लकीरों को। धन्यवाद।